हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। सो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं ओसवाल का सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 सोशल साइंस, जिसका कल एग्जाम है बच्चों। आई होप आप लोग प्रिपेयर्ड होंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे एग्जाम में, और आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बना के लिखना है आंसर, इसके लिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियो है, फटाफट कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो को। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो और अपलोड कर रखा है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस स्टेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी। कह रहा है कि वो वेरियस स्टेट अलग स्टेप बाय स्टेप बताइए जिसमें महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने प्रस्ताव दिया था कि हम क्या करेंगे, 3 चरण में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 3 स्टेज में उसे लॉन्च करेंगे। पहला ये कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रिवॉर्ड दिया गया था, ठीक है, अवार्ड दिया गया था, उसको हम वापस कर देंगे। दूसरा, जो जितने भी सर्विसेज थे, चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, न्यायालय हो, ठीक है, कोर्ट हो, इस सबको बैकआउट करेंगे। और तीसरा था कि यदि गवर्नमेंट फोर्स करती है, ठीक है, तो वो पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च करेंगे। ये 3 चरण था जिसके तहत गांधी जी ने प्रस्ताव जारी किया था। आप आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर राइटिंग आप करना चाह रहे हैं, इसको लिखें कैसे, तो देखिए ये रहा आंसर। लिखा है, गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट should unfold in stages. First stage, surrender of titles that the government awarded. Second stage, boycott of civil services, army, police, court, legislative council, school and foreign good. और third stage है, then in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट। क्या रहा है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ किसी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होता है और डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। कोई 2 रीजन बताइए, 2 पॉइंट के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट। तो देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है बच्चों, वो हेल्प करता है मॉडर्न किस चीज में, ये क्या करता है, हैवी डिपेंडेंस ऑफ, जो हमारे इंडिया में जो है लोग सबसे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं एग्रीकल्चर पर। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनकम जो है वो एग्रीकल्चर से आते हैं, तो उस पर जो डिपेंड हो गया है। अब आते नहीं है, आपको पता है एग्रीकल्चर में होता है बेनिफिट नहीं होता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कभी फ्लड आ गया, कभी रेनफॉल नहीं हुआ, तो क्या होता है, क्रॉप होता नहीं है, तो हमारा इकोनॉमिक जो है वो लेवल गिर जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है, इस सिचुएशन में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। ठीक है, सो एक जो है डिपेंडेंट पीपल जो है एग्रीकल्चर पे, उसको रिड्यूस करेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द्वारा। अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोजगार हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसको जॉब प्रोवाइड कर सकती है, इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, और ये जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो भी, उनको भी इनकम आना शुरू हो जाएगा। और क्या हो सकता है, तो तीसरा चीज ये हो सकता है कि जो हम फॉरेन से जो फॉरेन गुड है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये वेरियस रीजन है जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस पे डिपेंड रहती है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट। अब देखिए आंसर राइटिंग कुछ इस टाइप से आप कर सकते हो। आप लोगों को दिख रहा होगा आंसर। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारा बैकबोन जो है इकोनॉमी का एग्रीकल्चर, उसमें मॉडर्न तरीके से उसे प्रस्तुत करती है। दूसरा है इट रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर, मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा है इट इज नेसेसरी फॉर द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को अगर हटाना है तो ये जरूरी है। सो बच्चों मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखा है, कोई 2 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना क्यों जरूरी है, ये इसको बताना है, ठीक है बच्चों। ओके, सो देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉलिटिकल पार्टी होंगे, लीडर होंगे, इलेक्शन होगा, तभी तो डेमोक्रेसी आएगी। सो पहला, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी कांट एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरा, इफ वी डोंट हैव पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगा तो जितने भी कैंडिडेट होंगे इन सच वो सारे इंडिपेंडेंट होंगे, सब लड़ेंगे, नहीं हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल। सो कोई जनता से प्रॉमिस नहीं करेगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। कोई पार्टी है ही नहीं, कोई एजेंडा नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट तो बन जाएगी लेकिन उसकी यूटिलिटी जो है वो नहीं होगा, कोई अच्छा काम नहीं होगा, ठीक है। कोई अच्छी मेजर चेंज नहीं आएगा पॉलिसी में, कोई रूल एंड रेगुलेशन में, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। तो ये सब बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से किसी भी कंट्री के, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है बच्चों। आंसर देख लेते हैं, देखिए आंसर सेम चीज लिखा है हमने, लिखा हूं नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक कांट एग्जिस्ट। दूसरा है इफ वी डोंट हैव पॉलिटिकल पार्टीज इन सच अ सिचुएशन एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज, द गवर्नमेंट may be formed but its utility will remain uncertain, elected representative will be accountable to their constituency for what they do in their locality but no one will be responsible for how the country will run. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन मनी बी इजीली एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। कैसे हम मनी को यूज कर सकते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सो बच्चों सिंपल है कि हम मनी को ही यूज करके कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो ये क्या है, ये तो एक्सचेंज ही तो है। हम मनी देते हैं और बदले में हमें कुछ या तो कोई प्रोडक्ट दिया जाता है या कोई सर्विसेज दी जाती है, तो ये इजीली एक्सचेंज हो जाता है किसी गुड और सर्विस के लिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल कि अगर हमें सपोज एक बुक खरीदनी है तो हम बुक सेलर पे जाते हैं तो हम पैसे देते हैं, जो भी कॉस्ट होता है उस बुक का 500 1000 जो भी वो हम देते हैं और बदले में एक्सचेंज होकर के हमें क्या मिलता है, बुक मिलता है।
है ना। तो ये एक्सचेंज ही तो है, मनी एक्सचेंज। हमने पैसा दिया, उन्होंने बुक दिया हमें। आंसर राइटिंग कुछ इस टाइप से करेंगे आप लोग। ये देखिए मैंने लिखा है मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ टू एक्सचेंज इटसेल्फ फॉर गुड एंड सर्विसेज। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज it for any commodity or services that he or she wants. Everyone prefer to receive payments in money and exchange the money for things he want. ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Can I read the data in the table given below and answer the question that follows। यहाँ पर बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एस्टिमेटेड जो है साइज यूएसडी बिलियंस। टेक्सटाइल एंड अपरेवल इंडस्ट्री इन इंडिया का ग्रोइंग आपको दिखा रहा है। 2009 में 70, फिर 78, 89, इस तरीके से 226 हो गया 2018 में आकर के। इस पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा गिव एनी वन रीजन व्हाई द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज ग्रोन रैपिडली ओवर द ईयर्स इन इंडिया। बताइए कि कॉटन इंडस्ट्री रैपिडली क्यों इंक्रीज हुआ, एक रीजन बताने आपको। और इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा है राइट एनी वन फैक्टर विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन अर्ली ईयर्स। सो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने सेकंड वीडियो में भी आपको बताया था, इससे पहले वीडियो में, कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, मोस्ट क्लाइमेट, इस सब की वजह से अर्ली में महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादा देखा गया। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए कि क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस तरीके से कॉटन इंडस्ट्री बढ़ा है। तो बोला इंडिया हेल्ड वर्ल्ड मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फॉर अबाउट 300 ईयर्स फ्रॉम अबाउट BC 1500 टू AD 1500। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारे कंट्री में, हमारा कंट्री जो है पहले से ही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है 300 ईयर्स एगो। ये हमारे जो टोटल प्रोडक्शन का 14% जो है सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूट है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 14%। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली, द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। और कृषि के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री ही है हमारे कंट्री का। ठीक है। इट अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज अबाउट 24.6%, 4% ऑफ टोटल GDP। हमारा टोटल जो GDP है उसका 4% जो है वो कॉटन इंडस्ट्री से आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922? एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। बताइए कोई 3 रीजन बताइए क्यों महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किए थे। तो बच्चों इसका आंसर है विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। गांधी जी फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। गांधी जी ने देखा कि ये जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये बहुत जगहों पे वायलेंट हो गया था, उग्र रूप ले लिया था। इसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ किए। दूसरा था अ क्लैश टुक प्लेस एट चौरा इन उत्तर प्रदेश, और एक क्लैश हो गया था, चौरा चौरी कांड आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में, तो उसकी वजह से। तीसरा था अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स पिक्टिंग अ लिक्विड शॉप वर बीटेन अप बाय द पुलिस ऑफिसर। चौथा था इन प्रोटेस्ट अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स वेंट टू द पुलिस स्टेशन, बोल्टेड द डोर एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन, किलिंग 22 पुलिसमैन। और कुछ लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एक पुलिस स्टेशन गए, डोर क्लोज कर दिया और उन्होंने आग लगा दिया, जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन मारे गए थे।
जिंदा जला दिया गया था उनको। और लास्ट है द इंसिडेंट शॉक्ड गांधी जी एंड इमीडिएटली विड्रॉ द मूवमेंट। ये इंसिडेंट जो है गांधी जी को शॉक, बहुत ही शॉक लगा उन्हें और उन्होंने इमीडिएटली इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का फैसला किए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत बार बच्चों एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, सिर्फ मैं आंसर दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप सबको पता ही होगा, टोटल वोट का 6% होना चाहिए, लोकसभा असेंबली में 4 सीट जीतने चाहिए कम से कम। ठीक है ना, ये सब सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। करा पुअर हाउस होल्ड्स स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। करें जो पुअर लोग हैं वो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड है क्रेडिट के लिए, मतलब लैंडर से लेते हैं, ये जो लोग होते हैं उनके आसपास उनसे उधार लेते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट पर। क्यों? सो बच्चों क्यों लेते हैं? तो पुअर हाउस होल्ड अभी भी क्रेडिट के लिए इनफॉर्मल सोर्स पर इसलिए डिपेंड है क्योंकि रूरल एरिया में जो बैंक है वो प्रेजेंट है नहीं, ज़्यादा बैंक नहीं है, अगर है भी तो उनको लोन देते नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए लोन करवाना बैंक से, और इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो बैंक है, तीसरा रीजन है बच्चों, जो बैंक है वो लोन तभी प्रोवाइड करती है जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, या कोलैटरल हो। कोलैटरल का मतलब समझ में आता है बच्चों, गिरवी रखने के लिए कुछ अगर हो आपके पास तो ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है, जबकि पुअर फैमिली के पास ऐसा कुछ है नहीं। एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। और ये कोलैटरल मतलब वही गिरवी रखने के लिए, कुछ रखने के लिए, देने के लिए, अगर कुछ भी नहीं होता पुअर लोगों के पास, ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से उन्हें बैंक लोन नहीं देती। इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स नो द बोरोअर्स पर्सनली एंड दे आर विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलैटरल। और जो लोकल लोग होते हैं मनी लेंडर्स, उनको पता होता है, वो अच्छे से जानते हैं उनको, तो वो बिना कोलैटरल, बिना कुछ गिरवी रखे, बिना कुछ लिए उनको इजीली पैसा दे देते हैं। इसलिए गरीब लोग जो हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, वो आज भी क्रेडिट के लिए इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंड है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद और क्वेश्चन है, बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1991, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। करा बैरियर्स जो था, रिस्ट्रिक्शन जो था बच्चों फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पर, वो 1991 के बाद से हटा दिया गया। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। सो बच्चों, रिमूवल ऑफ बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर पार्शियली रिमूव्ड, पार्शियली रिमूव्ड किया गया है। गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली, जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसको इजिली हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप द फैक्ट्री एंड ऑफिस हेयर। अब फॉरनर जो एमएनसी कंपनियां हैं वो अपना फैक्ट्री, ऑफिस हमारे कंट्री में इजीली ओपन कर सकती है। इंडियन प्रोड्यूसर्स गॉट अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट विथ प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। और जो इंडियन प्रोड्यूसर हैं वो ग्लोबल प्रोड्यूसर के साथ मिल करके, ठीक है, वो जो नीड है, ग्लोबल नीड, उसको पूरा कर पाते हैं। सो ये सब कुछ बेनिफिट है। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप किस तरीके से अलग है, ये आपको बताना है। सो देखिए, करा डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन इज इन डेमोक्रेसी द डिसीजन आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ deliberation and negotiation, while in dictatorship the process of decision making is not bothered with majority or public opinions। बच्चों, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होता है वो एक मेजोरिटी पे डिपेंड करता है, मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट बनती है ना, उस पर डिपेंड करता है। जबकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि ऐसी कोई पब्लिक का ओपिनियन नहीं होता या कोई मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। There is necessary delay in decision making process in democracy. In dictatorship decision making can quick and efficient। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में टाइम लग सकता है, सबका ओपिनियन लेना है, सबको देखना है। जबकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जल्दी क्विक आप डिसीजन ले सकते हो और इफिशियंट होता है। ऐसे ही थर्ड है, डिसीजन मेड इन डेमोक्रेसी आर जनरली मोर इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल पीपल देन दोज टेकन इन डिक्टेटरशिप। और डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है वो एक्सेप्टेबल होता है और इफेक्टिव होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। A citizen has the right and means to examine the process of decision making in democracy. In dictatorship, transparency is missing। देखिए, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होता है अगर शॉर्ट में कहे तो, जबकि डिक्टेटरशिप में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब बच्चों कुछ डिफरेंस है इस दोनों प्रोसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा, व्हाई डू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNCs सेट अप देयर ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन सर्टेन एरिया ओनली, एक्सप्लेन एनी 5 रीजन। सो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, पहला तो ये कि उस एरिया में वो सेटअप करते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, चीप रेट में लेबर अवेलेबल हो, बेटर ट्रांसपोर्ट सुविधा हो। ठीक है, और उनकी जो प्रोडक्शन जिस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हो। सो देखिए, कह रहा है MNC सेटअप देयर कंपनीज इन एरिया वेयर दे गेट चीप लेबर, अ लार्ज इंडस्ट्री और कंपनी मीन्स far more productivity, so they need more labor and it will be just their benefit to get cheaper labor, while they select area with high level of resources so that they can cut off the rate of transportation to an extent। मैंने बता ही दिया आपको, by choosing an area where is full of natural resources, and by this they can provide their product to consumers more efficiently and more profit while cutting the cost involved in this। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which type of deposit with the banks are called demand deposit, state some important feature of demand deposit। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? सो people save their money in bank by opening an account। The deposit in bank account can be withdrawn on demand, so this deposit are called demand deposit। बच्चों, हम लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें पैसे जमा करते हैं, इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं अपने डिमांड पर, उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े तो इस टाइप की जो डिपॉजिट होता है इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अब इसके फीचर क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट है? तो पहला है, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे द इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट। इन दिस वे पीपल मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट। पहला, हम जो डिमांड डिपॉजिट, हम जो पैसे जमा करते हैं वो बैंक एक्सेप्ट करती है, उस पर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो इससे दो फायदे हैं, एक तो हमारा मनी सेफ रहता है और दूसरा हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। क्लियर? ओके। दूसरा है, द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स without the use of cash since demand deposit are accepted widely as a means of payment। अब देखिए, दूसरा जो चेक फैसिलिटी है अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट, ये पॉसिबल करता है डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट यूज ऑफ कैश, विदाउट कैश जो आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी। और ये वाइडली यूज किया जाता है, सब लोग ले रहे हैं चेक,
ठीक है, एक मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल है चेक का। तीसरा, इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और ये हमारे कंट्री के गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड है, अनऑथोराइज्ड चीज है नहीं। चौथा, द मेक इट फिजिबल टू डायरेक्टली मेक पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश, और इसकी वजह से हम लोग जब डिमांड डिपॉजिट बैंक में जमा करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग, यूपीआई, आजकल तो बहुत सारे पेमेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इजीली पेमेंट कर पाते हैं किसी भी मर्चेंट को। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।